नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हमने हेल्थ 24 में जिस बीमारी से आपको बचाने, उसके इलाज के लिए टॉपिक चुना है वो है डायबिटीज। वो बीमारी जो पूरी दुनिया में निहायत ही तेजी से बढ़ रही है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। भारत भी इसकी चपेट में है। एक वर्ल्ड रिपोर्ट कहती है कि हर 5 सेकंड में डायबिटीज से पीड़ित एक मरीज की मौत हो रही है। धीरे धीरे शरीर को खोखला करने वाली ये बीमारी है जिसके बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है। इसके आधे से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें इलाज के नहीं मिल पाने की वजह से उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता। आज हम आपको इस बीमारी से जुड़ी हर जानकारी देंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। डायबिटीज़ क्यों होती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, डायबिटीज़ हो जाए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो डॉक्टर्स इन सवालों का जवाब देंगे। पहले इनके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर JS तितियाल, चीफ RP सेंटर, एम्स, देश के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दलाई लामा तक कई बड़ी हस्तियों की आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित है। पहली लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी का श्रेय इन्हें ही जाता है। डॉक्टर जसजीत S वसीर, निदेशक, मधुमेह विभाग, मेडिसिटी मेदांता, डायबिटीज के जाने माने डॉक्टर हैं। मधुमेह के इलाज में 10 साल का अनुभव है। एम्स और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है। मधुमेह में काफी रिसर्च किया है। डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन, निदेशक, DDRC, मधुमेह, थायराइड, मोटापा और एंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में जाना माना नाम है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आयुर्वेदाचार्य, 20 सालों का अनुभव है। लोगों को लाइफस्टाइल की कोचिंग देते हैं। सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया है। डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर, स्टार इमेजिंग, ये वो व्यक्ति हैं जो हर बीमारी में सही टेस्ट क्या होता है और किस प्रक्रिया से गुजरना होता है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। गैर जरूरी टेस्ट ना कराने की सलाह देते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इनसे हम क्या सवाल करने जा रहे हैं। तो सवाल है, डायबिटीज से कैसे बचें, डायबिटीज हो जाए तो कैसे कंट्रोल रखें, भारत में क्यों तेजी से बढ़ रहा है डायबिटीज, डायबिटीज में क्या खाएं क्या ना खाएं, अपने बच्चों को डायबिटीज से कैसे बचाएं, कोरोना के बाद क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा, क्या डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकता है, डायबिटीज से हर साल कितनी मौतें होती हैं, एम्स में डायबिटीज पर रिसर्च कहां तक पहुंची, क्योंकि एम्स इस पर काफी समय से रिसर्च कर रहा है। आधे से ज्यादा डायबिटीज मरीजों को क्यों नहीं मिल रहा सही इलाज, भारत में भयानक क्यों हो रही है डायबिटीज की बीमारी, डायबिटीज में कौन कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर है, बीमारी के बारे में जागरूकता की कमी कैसे दूर हो सकती है। तो इन तमाम सवालों के साथ हमारे तमाम जो डॉक्टर हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चूंकि हमने आपको परिचय करा दिया कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो कहाँ से हैं और किस तरीके से आपका सहयोग करेंगे, तो सबसे पहले हमारे साथ जो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, तो आज हम शुरुआत आयुर्वेद से ही कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक दवाइयाँ तो लोग जानते हैं, खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद को लेकर भी भरोसा लोगों में बढ़ा है। ऐसे में डायबिटीज़ का जब खतरा इस तरीके का है, और एक स्टडी कहती है, लैंसेट की एक स्टडी है, ऑल इंडिया स्टडी, उसमें 3 मिलियन लोग जो हैं उनमें देखा गया कि रेटिनोपैथी काफ़ी ज़्यादा है और वो ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तो सिर्फ ब्लाइंडनेस की बात है, इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं डायबिटीज़ को लेकर के, तो लोग सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट देख रहे हैं। तो आयुर्वेद किस तरीके से हेल्प करता है डायबिटीज़ में? देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि डायबिटीज होता क्यों है, क्योंकि जब आप कारण को जान जाएंगे तो डेफिनेटली निवारण भी जान जाएंगे। तो 3 तरह का प्रमेय पल्लवी आयुर्वेद में बतलाया गया है। एक है सहज, एक है कुलज और एक है अपथ्यज। सहज का मतलब होता है कंजेनाइटल, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब वूम में बेबी होता है, उस समय ही कोई डिफेक्ट ऐसा आ जाए कि उसका इंसुलिन बनने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसके बाद जब 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में बच्चा डायबिटिक बनता है, तो उस तरह के बच्चे को हम बोलते हैं कि वो कंजेनाइटल डायबिटीज से पीड़ित है। वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, उसी को IDDM बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा होता है कुलज।
कुलज का मतलब होता है जहां पे फैमिलीज में हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है। यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में जो प्रमेही माता पिता की संतान होती है, जिनको पहले से डायबिटीज है, उनको जो है वो डायबिटीज होता है। इसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता है। यहां पर दवाइयों से भी काम चल जाता है। एंड नंबर 3 पे आता है जो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, वो है अपथ्यज प्रमेह। अपथ्यज प्रमेह जैसे नाम से लग रहा है, अपथ्यज, जो हमारे लिए ठीक नहीं है यदि हम उसका सेवन करें। अब उसमें दो चीजें आती हैं, एक हमारी खान पान आता है, एक हमारी जीवन शैली आता है। तो कहीं ना कहीं गलत डाइट और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से जो डायबिटीज होता है, उसको हम बोलते हैं अपथ्यज प्रमेह। और ये वो प्रमेह है जिसे अगर हम अपने खान पान को ठीक कर लें और अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें, जिसे हम क्योर कर सकते हैं। देखिए, आपने भी एक बात बोली कि कौन सा डायबिटीज ठीक हो सकता है, कौन सा नहीं ठीक हो सकता। जो सहज है यानी कंजेनाइटल, जो कुलज है यानी फैमिलियल, वो दोनों इनक्योरेबल हैं। बट आप जो अपथ्यज प्रमेह, ये अच्छी बात है कि जो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है प्रमेह, वो क्योरेबल है यदि अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को आप ठीक कर लें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे ठीक करें। तो अब मैंने जैसे पहले कहा कि कारण जानिए, तो यहां पे आचार्य चरक बोलते हैं, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। यानी शुगर होता किनको है? नंबर 1 आस्य सुखम, जो लोग मुख का सुख बहुत भोगते हैं, बहुत मिष्ठान खा रहे हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं, आस्य सुखम। स्वप्न सुखम से मतलब है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके जीवन में व्यायाम नहीं है, आप सुबह वॉक नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। नंबर 3, सरप्राइजिंगली आपको बहुत अजीब लगेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और दही का सेवन करते हैं, तो यू विल बिकम ए डायबिटिक पेशेंट। अक्सर दही को बहुत अच्छा माना जाता है और हर आदमी खाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, वो व्यक्ति जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करता लेकिन लगातार दही का सेवन करता है, तो तीसरा बड़ा कारण है जो डायबिटीज हमको डायबिटिक बना रहा है। नंबर 4 पे प्यांसी। प्यांसी का मतलब होता है बिना फिजिकल वर्कआउट करने ना करें और पानी बहुत अधिक पिएं, दूध बहुत अधिक पिएं, तो भी आप डायबिटिक बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप टिप्स दे रहे हैं, ये आगे हम टिप्स और भी सुनेंगे कि किस तरीके से ये टिप्स हेल्प करने वाला है। लेकिन डॉक्टर वसीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए डॉक्टर वसीर से सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ये किस तरीके से शरीर को खोखला करता है, साइलेंट किलर है, और जो देश में आबादी है डायबिटीज़ के मरीजों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है सर कि इसकी कैसे रोकथाम हो, पहचान हो, और सबसे पहला सवाल कि कैसे समझे कि कौन सी डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ है और कितने तरह की डायबिटीज़ है। जी, तो आपका जो लास्ट वाला सवाल वो पहले लेते हैं कि कौन सी टाइप की डायबिटीज। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डायबिटीज को 2 में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और बहुत टाइप की डायबिटीज होती है, उसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है, जो टाइप 2 डायबिटीज, जैसे 10 लोग आप ले लें जिनको शुगर है, मधुमेह है, उसमें से 8 या 9 को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज होती है। और दूसरी डायबिटीज जो कि टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली बच्चों में होती है, और जैसे मेरे पहले स्पीकर ने बोला कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, उनके पैनक्रियास में प्रॉब्लम होती है जो कि इंसुलिन नहीं बनाता है, और उनकी सर्वाइवल के लिए इंसुलिन देना बहुत जरूरी है। मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज हो गई। तो इसको बेसिक डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एज ऑफ ऑनसेट, कितनी एज पे होती है? मोस्टली टाइप 2 ओल्डर एज पे होती है, टाइप 1 यंगर एज पे होती है। टाइप 1 पेशेंट जो होते हैं वो मोस्टली लीन थिन, पतले दुबले होते हैं, और टाइप 2 के डायबिटीज के पेशेंट्स को या जनरलाइज्ड ओबेसिटी या अब्डोमिनल ओबेसिटी, गर्दन पे ब्लैकनेस जिसको हम एकैंथ्रोसिस कहते हैं, स्किन पे छोटे छोटे मस्से जिनको स्किन टैग्स कहते हैं, उनको फैमिली हिस्ट्री होती है 1 या 2 रिलेटिव्स में डायबिटीज की, साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन में पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस, ये सब फैक्टर्स लेके टाइप 2 डायबिटीज का मैनिफेस्टेशन होता है। अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत कंसाइज में बताता हूँ। जैसे जिस कमरे में हम बैठे हैं
वो कमरे की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और स्ट्रेंथ आती है पिलर्स से, कंक्रीट के पिलर्स से। तो हर कमरे में 4 या 6 पिलर्स होते हैं, तो वही स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी हम ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को देते हैं उसकी सेहत के लिए। ये पिलर्स होते हैं, नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 फिटनेस या एक्सरसाइज, नंबर 3 रेगुलर शुगर चेक करना, नंबर 4 दवाइयों को रेगुलरली नियमित तौर से लेना, डॉक्टर की विजिट पे रेगुलरली जाना, और एक चीज जो बहुत कॉमनली मिस हो जाती है, पेशेंट को रेगुलरली कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग करना चाहिए, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत कॉमनली मिस होती है, आंखों की जांच जो कि रेटिनोपैथी, पैरों की जांच न्यूरोपैथी। तो ये सब कुल मिला के एक संक्षेप में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की गाइडेंस और गाइडलाइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसको समझना कि कौन किस तरीके का डायबिटीज़ है, किसको हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है, और इसकी कैसे स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ट्रीटमेंट होनी चाहिए। डॉक्टर तितवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चूँकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि जनता की आंखें जो है वो सुरक्षित रहे और खुले इस बीमारी के बारे में और सजग हों लोग, तो ऐसे में सवाल सर आपसे कि 40 की उम्र में देखा गया कि 3 मिलियन लोगों में रेटिनोपैथी हो रही है और ख़ास कर कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है और बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और क्या ये जो समस्या है बच्चों में भी बढ़ रही है? पल्लवी जी, पहले तो जो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है बहुत ही जनता के लिए समझ की बात है। जहाँ तक आंखों का सवाल है, हम जानते हैं कि जैसे डॉक्टर वसीर ने कहा है कि आंखों में रेटिनोपैथी हो सकती है डायबिटीज के कारण, और डायबिटीज का ड्यूरेशन, कितने लंबे समय से डायबिटीज है आदमी को, उससे जो है आंखों में असर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी ज़्यादा टाइम से डायबिटीज होगा उतने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या पीछे जो रेटिना होता है उसमें जो है चेंजेस आने के। लेकिन यदि डायबिटीज कंट्रोल में रहे और उनका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रहे और साथ में कोई और बीमारी ना हो, तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने में लंबा टाइम लग जाता है, जिससे आंख बच सकती है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर आदमी को या जिसको भी डायबिटीज है, सबको जो है ब्लाइंडिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जिनको डायबिटीज है उनमें करीब करीब 10 से 20%, डिपेंड करता है किस क्षेत्र से आप आते हैं, उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। उनमें से भी करीब करीब 4 से 7% ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें ब्लाइंडिंग या हम कहते हैं लेट स्टेज जो रेटिनोपैथी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जनता को जानने के लिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी यदि पहले ही पकड़ में आ जाए तो आपको रोक सकते हैं ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर होने से। और अनफॉर्चुनेटली जब शुरू में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही होती है तो आंखों में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं जिससे पता चले कि आंख में रेटिनोपैथी हो रही है, और जब सिम्टम होते हैं तब तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी मरीज डायबिटिक से पीड़ित हो वो अपनी आंखों का चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं, वो भी दवाई डाल के पुतली फैला के पीछे पर्दे का चेक कराएं, हो सके तो OCT भी करा लें। कभी कभी जो है शुरू में पकड़ में आ जाए तो रोकथाम हो सकती है। और जिन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, अर्ली स्टेज में है, तो उनको हर 6 महीने में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। तो साथ में चेकअप और कंट्रोल डायबिटिक ब्लड शुगर का और लिपिड प्रोफाइल का बहुत जरूरी है। जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने, कहा कि रेटिनोपैथी का कोई सिम्टम नहीं होता और बहुत जल्दी ये पकड़ में नहीं आती है। ऐसे में सर और भी जानकारी देना चाहेंगे आपसे कि जिनकी आंखें मान लीजिए जिनके ख़राब हो चुकी हैं, वो जान चुके हैं कि डायबिटीज़ ने उनकी आंखें ख़राब कर दी, लेकिन डायबिटीज़ हो चुका है, उनके बारे में नॉलेज नहीं है उनको और आंखें ख़राब हो रही हैं। ऐसे में आपने कहा टेस्ट कराइए रेगुलरली, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? ये बचाव के लिए जैसे हमने कहा था कि जो लोग जो है एक ऐसा उम्र आ जाता है जिसमें आपको शारीरिक बीमारियां होने लगती है। डायबिटीज भी कभी कभी एज रिलेटेड हो सकता है, ओल्डर एज में टाइप 2 डायबिटीज जो हम कहते हैं। ऐसे में यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फैमिली में आपको जो है हाइपरटेंशन है, या फिर आप कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जहां आपको स्टीरॉयड की गोली खानी पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या डायबिटीज है तो डायबिटीज का कंट्रोल जो है ठीक से हो नहीं पाता है,
तो ऐसे लोगों को जरूर है कि उनके आंखों का चेकअप रेगुलरली होना बहुत ही जरूरी है। कभी भी आपकी आंखों में अचानक नजर कम हो जाए या धुंधलापन आ जाए या आपका चश्मा बार बार चेंज होने लगे और आपके जो है आंखों का प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। स्पेशली जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज में, आप थोड़े ओबीज हो, आपकी शारीरिक जो है एक्सरसाइज कम हो रही हो, सीडेंटरी लाइफ हो, तो ऐसे लोगों को जरूर चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे दर्शक आपको बहुत ध्यान से सुन भी रहे होंगे सर। आप लोग जितनी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, ये कोशिश हमारी है कि वो अवेयरनेस हो, लोगों में और ज़्यादा जानकारी बढ़े और ये जो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आए। डॉक्टर झिंगन, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और आपसे भी मैं समझना चाहूँगी कि चूँकि डायबिटीज़ की बात हो रही है, डायबिटीज़ के टाइप की बात हुई, आँखों पर असर, आयुर्वेद का इलाज, लेकिन एक डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया एक समय आता है। ये बहुत खतरनाक होता है। रात के वक्त में अचानक इस तरीके से कई केसेस सामने आ जाते हैं। इसको लेकर के क्या जागरूकता है लोगों में और किस तरीके से बचाव करना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी समझाएं भी लोगों को कि ये क्या अवस्था है। पल्लवी जी, आपने ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना आज के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि डायबिटीज़ के बारे में, और दूसरा जो है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर। क्योंकि सब लोगों को ये तो पता है कि हाई ब्लड शुगर है और डायबिटीज़ है, लो ब्लड शुगर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। लो ब्लड शुगर का मतलब होता है कि जब आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर 100 ml से जब नीचे हो जाए, तब आपको जो है उसके सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में पेशेंट को भी पता होना चाहिए, उसकी फैमिली के लोगों को भी पता होना चाहिए। इसके सिम्टम्स होंगे, आपको जो है एक सिर में दर्द होना, भारी हो जाना, आपको आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आ जाना, पाल्पिटेशन हो जाना, हाथ पैर कपकपाना, चलने में जो है आप लड़खड़ाने लगे। रात को कई बार बच्चों के अंदर अगर देखा गया तो रात को नींद में एकाएक जो है डरावने सपने से उठ जाना, कई बार इसकी वजह से पसीना इतना आ जाना, एकदम से घबराहट होना, मरीज कहेगा कि एकदम से दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिए। तो ये जो लक्षण होते हैं इनको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर से। इसमें भी जो है आगे चल के 3 तरह से होते हैं कि एक होता है सीवियर, जिसमें 70 से नीचे हुआ, दूसरा जो माइल्ड होगा 70 से नीचे, मॉडरेट में जो है अपना 50 से नीचे, और सीवियर में जब 30, 35 या 40 होता है तो उस समय डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब भी शुगर लो हो, घर के लोगों को इसलिए जरूरी जानना है क्योंकि ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है। अगर इसमें तुरंत उपचार नहीं हुआ तो मरीज की जान जा सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 15 ग्राम ग्लूकोज तुरंत मरीज को दे दीजिएगा, 15 मिनट तक इंतजार करिए। अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और 15 ग्राम दे देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं। पेशेंट ठीक महसूस करने लगता है, उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, वो चलने फिरने मतलब थोड़ा उसको कॉन्शियसनेस आ जाती है, बहुत अच्छा है। मैं मरीजों को अक्सर कहता हूं कि आप अपने घर पे शहद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आप ग्लूकोज घोलेंगे और इतना टाइम लगेगा, आप तुरंत 2 चम्मच शहद लीजिए और मरीज के मुंह में डाल दीजिए। कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मरीज कॉन्शियस नहीं है अभी उस तरह से, तो अब आप घोल के मुंह में डालना चाहते हैं तो कई बार फेफड़ों में जा सकता है। उस समय शहद को लेके मुंह के अंदर अगर आप इस तरह से लपेट भी देते हैं तो उससे भी उसकी जान बच जाती है। डायबिटीज में जिन लोगों को लो शुगर होती है वो उन लोगों को होती है जो दवाई ज़्यादा ले लें, खाना ना खाएं, जो लोग रात के टाइम पे अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर लें और खाना नहीं खाएं और दवाई अगर ली हुई है, वो लोग जो एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें और अपना भोजन कम करें, और इसके साथ साथ दवाइयों की मात्रा को जो नियंत्रण ना करें। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए डॉक्टर साहब ये सवाल भी मैंने पूछा क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा डायबिटीज़ जो है हमारा ज़्यादा ही रहता है, हम खाना कम कर देंगे, और डायबिटीज़ जैसे ही नॉर्मल होने के कगार पर आता है वो और ज़्यादा खाना छोड़ते हैं या फिर बहुत सारी ऐसे उपाय करने लगते हैं जिससे कि डायबिटीज़ जो है वो इसका शुगर लेवल लो चला जाता है और यही हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी समझिए कि जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जिनके शुगर लेवल्स ज़्यादा हैं, उनके शुगर लेवल्स भी कम हो सकते हैं अगर इस तरीके की परिस्थिति या स्थिति होती है। तो ऐसे में डॉक्टर समीर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो तो चलिए टेस्ट कराने आ जाते हैं, वो किस तरीके का टेस्ट होता है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, वो प्री डायबिटिक है, वो क्या टेस्ट कराएं और क्या टेस्ट ना कराएं, और चूंकि डायबिटीज़ जिनको होता है एसोसिएटेड कई परेशानी भी होती है, उसके बारे में भी बताएं कि किस तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने पूछा प्री डायबिटिक, तो लोगों को
पता ही नहीं होता कि प्री डायबिटिक है कि नहीं। डायबिटिक का चलिए मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं। डायबिटीज का जैसा हम देख रहे हैं और अभी सभी पैनलिस्ट ने बताया है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज तो है, इसके अलावा इसके वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। अगर आप देखिए कि स्ट्रोक की समस्या, आई की समस्या जिसके बारे में भी हम बात कर ही रहे हैं, आंखों की, हार्ट एंड किडनी, तो ओवरऑल ये बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। अब इम्पोर्टेंट इसमें समझना क्या जरूरी है कि ये साइलेंट रहती है। कई बार आपको 5-6 साल तक, आपको जब तक सिम्टम नहीं आएंगे लोग तब तक टेस्ट कराने आमतौर पर आते नहीं। और अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं, लार्ज स्क्रीनिंग, तो उसमें काफी सारे लोग डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स निकल जाते हैं। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पर जरूरी है कि इसको पिक करना बहुत अर्ली जरूरी होता है। प्री डायबिटिक स्टेज में ही पिक करना जरूरी होता है, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको पिक कर लेंगे उतना जल्दी जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी लाइफस्टाइल में इंटरवेन करना है वो किया जा सकता है। क्योंकि अनडायग्नोज डायबिटिक रहती है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी वैसे टेस्ट कराने आते हैं, या उनका सर्जरी से पहले का भी टेस्ट होता है, या फिर कोई अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तब उनका टेस्ट कराया जाता है। तो काफी सारे लोग तो ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर HbA1c 10 से ज्यादा होता है और उनको पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटिक्स हैं। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक लोगों को कई बार इसमें लगता है कि टेस्ट कराएंगे उसमें निकल गया तो क्या होगा, तो इसको भी करके प्रिवेंशन के तौर पे आमतौर पे लोग टेस्ट कराते नहीं है। एक कैटेगरी तो ये हो गई कि जिनका जो अनडायग्नोस्ड है, जिनका हमें पता ही नहीं होता। दूसरा, उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है और जिसमें मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी मेडिकेशन, आप इंसुलिन पे हैं या आप ओरल मेडिकेशन पे हैं, उन सबको मॉनिटर करना, डोज डिसाइड करना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी टेस्टिंग के ऊपर। तो आमतौर पे लोग टेस्ट करते नहीं है, उनको ये लगता है कि नहीं हम अपने लक्षणों को अपने आप समझ जाते हैं, तो जब उनको लगता है तब टेस्ट करते हैं। बट बहुत जरूरी है कि आपकी डोज की क्वांटिटी, डोज की को कैसे एडजस्ट करना है, वो सब के लिए हमें टेस्ट करना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज पे थोड़ा सा लोग एक सवाल ये भी उठता है, एक सवाल डॉक्टर समीर ये भी उठता है कि देखिए टेस्टिंग तो अब लगभग डायबिटीज के पेशेंट्स को पता होते हैं कि या तो ग्लूकोज फास्टिंग होता है, रैंडम होता है, HbA1c टेस्ट, ये 3 ही टेस्ट करते हैं अमूमन। लेकिन अगर मान लीजिए ग्लूकोमीटर कई बार जो है वो सही आंकड़ा नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करनी चाहिए? क्योंकि पब्लिक तो जानती नहीं है, वो घर पे अपना टेस्ट कर रही है, उसे क्या पता कि डायबिटीज जो है वो शो जो कर रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ग्लूकोमीटर का लेकर कई बार इशू रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो डायबिटिक्स है और ग्लूकोमीटर से मॉनिटरिंग करें, जिस तरह से भी उनको डॉक्टर ने बताया है, जितना पीरियोडिकली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें जरूरी है कि समय समय पर उसको कैलिब्रेट करते जरूर रहें। कैलिब्रेट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब अपनी रीडिंग ले रहे हैं तो एक बार आप कभी रेंडमली लैब से भी अपना रीडिंग क्रॉस चेक करा लें, उस तरह से कर सकते हैं। और कुछ चीजें, सावधानियां जो रखनी होती है जब भी आप सैंपल लेते हैं, अपना टेस्ट करते हैं, उसमें टेस्ट स्ट्रिप का आप ध्यान रखिए कि वो एक्सपायरी ना हो। कई बार वो हीट या मॉइस्चर वगैरह ऐसे एरिया में रखते हैं, टेस्ट होती है आप उसी में कर रहे हैं। जो आप उसमें क्वांटिटी सैंपल की वो किस तरह से ले रहे हैं, तो वो कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जैसे आपने एक बात कही कि अगर आपने घर पे ग्लूकोमीटर से टेस्ट किया है तो आप जाके जो है बाकी सेंटर पर जाकर टेस्ट भी करा ले ताकि क्रॉस चेक हो जाए। क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं और आपको लग रहा है कि जो आपका ग्लूकोमीटर है वो कुछ और कह रहा है, सिम्टम्स कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर उसको क्रॉस चेक कराना चाहिए। ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर वसीर, आपके पास फिर से आना चाहूँगी। सर, चूंकि कोरोना का काल जिस तरीके से रहा, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में डायबिटीज का खतरा बढ़ा है। जो प्री डायबिटिक थे वो डायबिटिक हो गए, जो डायबिटिक थे उनकी डायबिटीज बहुत अलग लेवल पे चली गई। ऐसे में कोरोना की वजह से कितना असर पड़ा वर्ल्ड वाइड और खास करके भारत में अगर हम बात करें तो। और एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य की भी बात कर रहे हैं और बच्चों में भी डायबिटीज तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या डायबिटीज जो है बच्चों में भी बहुत तेजी से बढ़ा है इसकी वजह से? तो पहले आपका जो पहला वाला प्रश्न है वो लेते हैं। कोरोना का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट रहा है ओवरऑल हेल्थ सिनेरियो पे और स्पेशली डायबिटिक सिनेरियो में। इसमें 2 टाइप के पेशेंट, 3 टाइप के पेशेंट जैसे आपने कहा, एक जिनको शुगर नहीं थी और कोरोना इन्फेक्शन की वजह से, ये तो प्रूवन फैक्ट है, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से कई लोगों को डायबिटीज हुई है।
सेकंड, कोरोना के इन्फेक्शन में कई बार पेशेंट्स को काफी हाई डोज स्टेरॉइड दिए थे, तो वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं भी थे उनकी शुगर बढ़ गई और डायबिटीज डायग्नोज हो गई। इनमें से कुछ लोगों की डायबिटीज नॉर्मल हो गई जब स्टेरॉइड बंद हो गए, बट कुछ परसेंट लोगों की डायबिटीज कंटिन्यू रही। जो लोग जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड थी इन्फेक्शन के पहले, वो ऑलरेडी प्रूवन है कि वो हाई रिस्क थे कॉम्प्लिकेशंस में, और इन लोगों पे जब स्टेरॉइड दिए गए तब शुगर काफी बढ़ गई। ये तो कोरोना का इम्पैक्ट डायबिटीज पे, तो न्यू ऑनसेट डायबिटीज, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज और प्रीवियस कंट्रोल डायबिटीज का भी पुअर कंट्रोल हुआ था। इसका इम्पैक्ट आज की डेट तक चल रहा है, जिसमें काफी नए केसेस स्पेशली यंग पेशेंट्स में डायबिटीज के डायग्नोज हो रहे हैं। होपफुली जैसे और साइंस इवॉल्व करेगी तो हमें पता चलेगा कि ये वायरस एग्जैक्टली डायबिटीज करता कैसे है। क्या ये पैनक्रियास पे इफेक्ट करता है, क्या कि इंसुलिन बनाने में कमी करता है, क्या इंसुलिन के असर में कमी करता है, वो जानना बहुत जरूरी है। आपका दूसरा क्वेश्चन था जो कि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आज की डेट में, क्योंकि जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे उस टाइम पे एक यंग बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाना मतलब आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में। अब आज की डेट में 14 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र पे टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइप 2 डायबिटीज भी बहुत कॉमनली हो रही है। और ये क्यों हो रही है? इसके बड़े सिंपल क्लियर रीजंस हैं। इसमें 5 या 6 वर्ड्स हैं: सोशल, डेमोग्राफिक, न्यूट्रिशनल, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं। ये सब कुल मिला के जो हमारी डायबिटीज का इंक्रीज नंबर हो रहे हैं, जो प्रेवलेंस हो रहा है और स्पेशली बच्चों में जो हो रहा है, ये इनके मेन रीजंस हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और जैसे हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं एजुकेशन डिसेमिनेशन के लिए कि सारी पॉपुलेशन अगवा रहे इन चीजों के लिए, और इसको भली भांति प्रिवेंट किया जा सकता है। और डायबिटीज इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। जी, प्रिवेंशन की जो की बात हो रही है, तो ऐसे में रिवर्स डायबिटीज़ की भी बात हो जानी चाहिए सर। और मुझे लगता है कि चूँकि ऐसा नहीं है कि हम आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ऐसे में ये खबर जब आती है कि रिवर्स डायबिटीज़ हो सकता है तो है क्या, तो ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी कि इसको लेकर के क्या है जानकारी हमारे पास, और क्या ये मिथ्या है या फिर सच्चाई हो सकती है? तो पहले पल्लवी जी हम वर्ड करेक्ट यूज करें, उसको रिमिशन कहना चाहिए, रिवर्सल नहीं। बिल्कुल, एक बड़ी सिंपल डिक्शनरी अंडरस्टैंडिंग ये 2 वर्ड की, रेमिशन और रिवर्सल। रिवर्सल होता है आप एक रास्ते जा रहे हैं, सडनली आपने यू टर्न ले लिया और वापस रास्ते पे चले गए। बिल्कुल। इसका पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग में क्या है, शुगर थी अब नहीं है, शुगर की दवाइयां चल रही थी अब बंद हो गई हैं, और तीसरा सबसे जरूरी चीज, आप अपना सेल्फ परमिसिव लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो खाऊं, लेकिन जो साइंस है वो वर्ड यूज करती है रेमिशन। आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे थे, आप उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, और परहेज, वर्जिश, लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट घटा के आपकी शुगर नॉर्मल हो गई, HbA1c नॉर्मल हो गया, शुगर की दवाइयां बंद हो गई, लेकिन नियमबद्ध जीवन जीने का कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ये जैसे ही टूटेगा और शुगर वापस आ जाएगी। ये बहुत जरूरी चीज है सबको समझना, क्योंकि फाइनल आउटकम इसका हेल्थ होनी चाहिए, शुगर की दवाइयां बंद नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डॉक्टर तितियाल, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी सर, क्योंकि इतनी सारी जानकारियाँ मिल रही हैं और जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हमारे दर्शक सेहतमंद होंगे, और जो डायबिटीज़ का जिन पर ख़तरा नहीं है वो ख़तरा कभी उन पर नहीं आएगा। तो कोविड का सवाल था सर कि जिस तरीके से कोविड में बहुत सारे केसेस डायबिटीज़ के बढ़े हैं,
अगर हम आंखों की बात करें तो ऐसे में आपने कितने केसेस देखे हैं और किस तरीके से बढ़ोतरी आपने महसूस की, और क्या जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे सर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए, कोविड के टाइम में बहुत सारे मरीज ऐसे आए जिनको डायबिटीज हो गया था या डायबिटीज का कंट्रोल खराब हो गया था। जहाँ तक डायबिटिक रेटिनोपैथी का सवाल है, उसके बारे में कहना एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कितने लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई होगी इनको, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी होने में टाइम लगता है कि शरीर का जो वेसल्स की जो डिफॉर्मिटी होनी या डैमेज होनी, उसमें टाइम लगता है। लेकिन साथ में हमने जरूर ये देखा हुआ है, जिन लोगों को कोविड हुआ था या जिनको स्टीरॉयड मिला था, उनके जो है आंखों में 2-3 चीजें चेंजेस आई। एक तो उनकी जो यदि वो चश्मा पहनते थे तो चश्मे का नंबर में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव एरर चेंज हो जाता है बहुत सारे मरीजों में। और दूसरा, जिन लोगों को बहुत सीवियर बीमारी है, कुछ लोगों को जो है इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, और ऑर्बिट इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है कुछ मरीजों में, उससे आंखों में ब्लाइंडनेस भी हो चुकी है, और कभी कभी हमें पूरी आंख को निकालनी भी पड़ती है बच्चे आदमी के जान को बचाने के लिए। फॉर्चुनेटली ये सीरियस बीमारी अब कम हो गई है। वैसे ये बीमारी जो है बड़े सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में हो सकता है, लेकिन कोविड के टाइम में म्यूकोरमाइकोसिस जो है काफी मात्रा में बढ़ गया था, और उससे बड़े सारे लोगों को अपनी आंखों की रोशनी से जो है हाथ धोना पड़ा था। बिल्कुल। जहां तक हम देख रहे हैं परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ हुआ डायबिटिक पेशेंट्स का, जरूर डायबिटिक पेशेंट बढ़े हैं, लेकिन कितने लोग आंखों से रेटिनोपैथी से पीड़ित है कहना मुश्किल है। सर, टिप्स में जानना चाहूंगी आपसे। देते हैं कि जरूर अपनी आंखों का चेकअप जरूर रेगुलरली कराएं, बिकॉज आप जो है हाई रिस्क ग्रुप में है। जी तिथियाल सर, चूंकि अब समय थोड़ा कम है तो इसीलिए अब मैं तमाम डॉक्टरों से टिप्स समझना चाहूंगी। जिनको डायबिटीज नहीं है वो कैसे समझे आंखों से कि उनको दिखाने की जरूरत है, टेस्ट कराने की जरूरत है? क्या कोई सिम्टम्स हैं? जैसे मैंने कहा था, एक तो यदि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, जरूर चेकअप कराइए आप। दूसरा जो है, यदि आपके चश्मा का नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पास का चश्मा जो 40-45 साल के बाद लगता है। तीसरा, यदि आंखों के आगे कभी कभी धुंधलापन आ रहा हो, या फिर आंखों की जो आपके चश्मे का नंबर जब पहनते हैं तो साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कभी कभी जब ब्लड शुगर ज्यादा और कम होता है तो आपकी रोशनी भी जो है उसके साथ फ्लक्चुएट कर सकती है। बिल्कुल। जिन लोगों को काला मोतिया है उनकी बीमारी बढ़ सकती है, और कुछ लोगों को कैटरेक्ट भी जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को जो है चेकअप कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आयुर्वेद का एक बार रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है डायबिटीज में। सर, क्या टिप्स होने चाहिए जो कि लोग इस्तेमाल कर सके? जैसा कि एलोपैथिक दवाइयों में है कि एलोपैथिक दवाइयाँ तो आपको लेनी ही है, लेकिन आयुर्वेद उसको कैसे हेल्प आउट करता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक डिजेनरेटिव डिजीज है। हमारी किडनी कमज़ोर हो रही हैं, हमारी नर्व्स कमज़ोर हो रही हैं, हमारा वास्कुलेचर कमज़ोर हो रहा है, हर ऑर्गन बॉडी का कमज़ोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक सेप्टिक कंडीशन भी है। देखिए, जब किसी डायबिटिक पेशेंट को कोई घाव होता है तो उसकी हीलिंग भी फास्ट नहीं होती। तो दो चीज़ें बॉडी में डायबिटीज़ के साथ में हो रही हैं, एक डीजनरेशन और दूसरा सेप्सिस। तो एक टेक अवे मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, किसी भी तरह का आपको डायबिटीज़ है, तो आंवला और हल्दी, इनका पाउडर आप घर पे ही तैयार करें। आंवला देखिए एक फ्रूट है, सब जगह अवेलेबल है, उसको ड्राई करके आप पाउडर तैयार करें। हल्दी जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लें। अगर हो सके तो थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मात्रा में घी से फ्राई कर लें। और आंवला जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आज पूरा विश्व आंवला पे स्टडी कर रहा है और उसको एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मान रहा है, जो डीजनरेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। और सेप्सिस को ठीक करने के लिए एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है हल्दी। तो आंवला और हल्दी का पाउडर यदि आप सुबह शाम आधा चम्मच खाते हैं तो बहुत सारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकेंगे। और ये इस टिप के बाद में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे हम सब बोल रहे हैं कि डायबिटीज जो है वो आंखों को खराब करती है, तो त्रिफला हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिसको हम इंटरमिटेंटली दिखाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यूरोपैथी होती है, पल्लवी, न्यूरोपैथी है तो अश्वगंधा का हम सेवन कर सकते हैं। नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, उसमें हमें शिलाजीत काम करता है। और एक चीज लास्ट बोलूंगा कि अक्सर लोगों को यह गलतफहमी है कि सब चीनी नुकसान करती है, गुड़ नेचुरल है, गुड़ खा लें। तो ये इस मिथ से बाहर आइए, गुड़ भी उतना ही नुकसानदायक है जितना चीनी।
चीनी और नया अनाज मत खाइए। अनाज को पुराना करके, जैसे हमारे बड़े खाते थे कि अनाज को पुराना करके खाते थे। बिल्कुल, बहुत सारी पद्धति है हमारे यहाँ पर, एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये तमाम पद्धति हमारे यहाँ पर है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप सही जानकारी को समझें और उसको अपने जीवन में अपनाएं, तभी आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो शो है वो बेहतर समझ में आया होगा और उससे आप जानकारी इकट्ठा करके अपने जीवन में इसको अच्छी तरीके से लाएंगे और फॉलो करेंगे और इस बीमारी से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले रविवार, तब तक के लिए देखते रहिए News 24।